So guys, welcome to my channel Learn Human Science, and today's topic is bronchiectasis. So starting from the definition, what is bronchiectasis? So it is the permanent enlargement of airways of lung. हमारे लंग का जो एयरवेज होता है उसका परमानेंट इन्लार्जमेंट हो जाता है, जो कि एबनॉर्मल होता है और इरिवर्सिबल होता है. ठीक है. अब ब्रोंकाई का जो डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर से बड़ा हो जाता है. ठीक है. और इसमें सेकेंडरी इसमें ये होता है कि उसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है और ब्रोंकियोल की वॉल्स वीक हो जाती है. ओके. मेनली ये सेगमेंटल ब्रोंकाई के बाद अकर होता है. अब इसमें होता क्या है कि इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस कफिंग होती है. ठीक है. अब कफ में जो हम स्पिट आउट करते हैं, जब हमें कफिंग होती है, फिर जो म्यूकस हम स्पिट आउट करते हैं, स्पूटम जो हम स्पिट आउट करते हैं, वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होता है और विद अ वेरी बैड स्मेल. और उसमें उस स्पूटम के साथ उसमें पस भी प्रेजेंट होती है. पस भी उसमें देखी जा सकती है. ठीक है. तो जैसे कि ये डेफिनेशन में लिखा है, persistent cough. persistent मतलब continuous cough with expectoration. expectoration का मतलब होता है the process of coughing and spitting it out. Okay, it is the process of coughing and spitting it out. copious मतलब large in number और quantity. जिसकी फॉल स्मेल होती है, पुरुलेंट कंटेनिंग पस. ठीक है. तो इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस कफिंग होता है जिसमें कि स्पूटम निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और उस स्पूटम में पस भी प्रेजेंट होती है. ठीक है. अब इट इन्वॉल्व ब्रोंकियाई. इसमें जो ब्रोंकियाई जो इन्वॉल्व होती है इसमें वो इनलार्ज हो जाती है. ठीक है. अब ब्रोंकियाई इनलार्ज होने की वजह से उसमें जो बैक्टीरिया का अमाउंट होता है लंग्स में वो इंक्रीज हो जाता है. अब जब बैक्टीरिया इंक्रीज होगा तो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है एयरवेज का. ठीक है. एंड दिस कैन लीड टू द COPD. COPD इज क्रॉनिक अब इसकी वजह से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी सिंड्रोम हो सकता है और अस्थमा भी हो सकता है. ओके. जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल एयरवे है, ये एयरवे की वॉल है जो कि थिन है और ये ब्रोंकियल मसल्स है. ठीक है. अब ब्रोंकिएक्टेसिस में वाइडन हो जाएगी एक तो एयरवे. ठीक है. दूसरा ये थिकन हो जाएगी इसकी वॉल और म्यूकस सेक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसमें पस भी प्रेजेंट होगी. So now coming to the etiopathogenesis. So its origin is a result of 2 basic mechanism. Okay, पहला होता है endobronchial obstruction and the second one is infection. तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब कि ब्रोंकियल की अंदर से ब्लॉकेज हो जाता है बाय द फॉरेन बॉडी. नियोप्लास्टिक ग्रोथ. नियोप्लास्टिक ग्रोथ मतलब नियोप्लास्टिक मतलब होता है एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू जिसको कि हम ट्यूमर भी बोलते हैं. ठीक है.
इसमें लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से रिसॉर्प्शन हो जाता है एयर का, एयर रिसॉर्ब होने लगती है, एब्जॉर्ब होने लगती है डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है ब्रोंकियोल में, जहाँ पे जिस प्लेस पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसके डिस्टली एयर का रिसॉर्प्शन होने लगेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एटिकटैक्सिस और रिटेंशन भी होगा। एटिकटैक्सिस मतलब होता है लंग फेलियर, और लंग या पल्मोनरी एल्विलाई फेल हो जाती है एक्सपैंड होने में, एक्सपैंड होने में। ओके, तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि ब्रोंकियल का इंटरनल जो वॉल होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, किसकी वजह से, फॉरेन बॉडी की वजह से, या ट्यूमर की ग्रोथ हो गई वहाँ पे, ठीक है, या वहाँ पे लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाता है जिसकी वजह से एयर का रिसॉर्प्शन हो जाता है डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, और इसी के साथ साथ जब एयर मतलब ब्लॉकेज हो गया है, तब एयर तो पास हो नहीं पा रही है, तो जो पल्मोनरी एल्विलाई हो जाता है वो एक्सपैंड होने में फेल हो जाती है, ठीक है। और रिटेंशन हो जाता है, रिटेंशन फिर यहाँ पे ऑफ सेक्रीशन, ठीक है, जो भी सेक्रीशन होता है ना उसका रिटेंशन हो जाता है, मतलब वो उसको वहाँ पे होल्ड बैक करके रहता है, उसमें वो सेक्रीशन रहता है, ठीक है। और दूसरा होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन प्राइमरीली हो सकता है, जैसे कि अगर हम ब्रोंकिटाइटिस हो गया है तो वहाँ पे सेपरेटिव नेक्रोटाइजिंग निमोनिया हो सकता है। अभी सेपरेटिव नेक्रोटाइजिंग निमोनिया क्या होता है? सेपरेटिव का मतलब होता है इन्फ्लेमेटेड फ्लूइड प्रोडक्शन। ओके, इसका मतलब है और नेक्रोटाइजिंग मतलब सेल डेथ हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, या उसमें ब्लड सप्लाई का इंटरप्शन हो गया है उसकी वजह से, मतलब कि इसके डेवलपमेंट की वजह से जो फ्लूइड प्रोडक्शन होगा वो इन्फ्लेमेटेड होगा, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने की वजह से या उस इन्फेक्शन की वजह से सेल का डेथ हो जाएगी, ठीक है। और ये सेकेंडरी हो सकता है टू द लोकल ऑब्स्ट्रक्शन, local obstruction and impaired systemic defense mechanism promoting the bacterial growth। मतलब जो लंग का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जिस तरह से लंग्स खुद को प्रोटेक्ट करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है लंग्स का, ये मैं ब्रोंकियोटाइटिस के ब्रोंकाइटिस वाले टॉपिक पे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसमें इम्पेयरमेंट हो जाती है और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। अब इसके कुछ कॉजेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू इट्स कॉजेज, सो इट्स कॉजेज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है एक्वायर्ड कॉज एंड द सेकेंड वन इज कंजेनाइटल कॉज, ठीक है। एक्वायर्ड कॉज बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि हाँ, इन ट्यूबरक्लोसिस हील होने के बाद वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है जिसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा है निमोनिया, तीसरा है इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, एंड द अदर इज इंडोब्रोंकियल ट्यूमर, ब्रोंकियोल्स के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है।
और एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मिनरी एस्परजिलोसिस, मतलब एस्परजिलोसिस का मतलब होता है फंगस कॉजेज लम्प्स इन द स्किन। सो एस्परजिलोसिस होता है कि फंगस की वजह से स्किन में लम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। तो पल्मिनरी ब्रोंकियोल में एक एलर्जी हो जाती है फंगस की वजह से, जिसमें स्किन में लम्प्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है ये कुछ बैक्टीरियाज की वजह से भी कॉज होता है, और वो होते हैं जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, क्लेप्सिला, एंड बॉर्डेटिला परट्यूसिस। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका एक्वायर्ड कोज। और इसका कंजेनाइटल कॉजेज क्या होते हैं? कंजेनाइटल मतलब होता है कि जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो फीटल टाइम पीरियड में ही एक्वायर्ड हो गया हो, और ज़रूरी नहीं है कि ये हेरिडेटरी होता है, ठीक है। तो इसमें कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं। कंजेनाइटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उसमें सीलिया मोबिलिटी और जो आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। उसमें से एक सिंड्रोम होता है कार्टेजनर सिंड्रोम, ठीक है। अभी कार्टेजनर सिंड्रोम में क्या होता है? ये सिंड्रोम है जिसमें एक मतलब ये एक डिसऑर्डर है सीलिया मोबिलिटी का। इसमें सीलिया की जो मूवमेंट होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट में इन्फेक्शन होने लगता है, ओके। एंड दी अदर वन इज यंग सिंड्रोम। यंग सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें साइनस में या ब्रोंकियल ट्री में ना इन्फेक्शन हो जाता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यंग सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। ये इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिफिशियंट कर देता है, ठीक है। एंड इट इज सिमिलर टू द सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस अब ये सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है? सिस्टिक फिब्रोसिस भी एक कंजेनाइटल कॉज होता है। आई एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। नाउ द सिस्टिक फिब्रोसिस, सिस्टिक मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड सैक, ठीक है, और फिब्रोसिस मतलब होता है एक्सेस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक CFTR जीन होता है। CFTR का मतलब होता है सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, जो कि CFTR प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि CFTR प्रोटीन एक चैनल प्रोटीन होता है जो क्लोराइड आयन को पंप करता है अलग अलग तरह के सिक्रेशंस में, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है कि ये CFTR प्रोटीन चैनल है, ठीक है, ये CFTR प्रोटीन है, और ये CFTR जीन है। अब इसमें से ये CFTR प्रोटीन यहाँ पे जाएगा सेक्रेशन में, और ये वाटर को एक्ट्रैक्ट करेगा अपने पास, जिसकी वजह से ये जो सेक्रेशन है ये थिनिंग रहेगा सेक्रेशन का, ठीक है। सेक्रेशन थिन रहेगा, थिक नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है कि CFTR प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन हो जाता है मतलब चेंजेस हो जाते हैं उसके एमिनो एसिड में। कौन सा एमिनो एसिड? डेल्टा F508 एमिनो एसिड, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है डिलीशन, और तो ये एमिनो एसिड है, इसका डिलीशन हो जाता है, ठीक है। अब जब ये डिलीट हो जाएगा तो इसकी वजह से ये जो प्रोटीन है ये मिसफोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोटीन मिसफोल्ड हो गया तो इसमें जो प्रोटीन है वो यहाँ तक इस सेक्रीशन तक नहीं जा पाएगा,
और ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और ये जो सेक्रीशन है ये थिक हो जाएगा, और थिक होने के साथ साथ ये स्टिकी भी हो जाएगा। ठीक है, अब लंग्स में क्या होता है कि लंग्स में जब म्यूकस थिक और स्टिकी हो जाता है तो वो इट क्लॉग्स द एयरवेज एंड ट्रैप्स द जर्म। ठीक है, तो ये होता है सिस्टिक फिब्रोसिस। अब जो मैंने आपको बताया था यंग सिंड्रोम भी सिस्टिक फिब्रोसिस की तरह ही होता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ ब्रोंकिटाइटिस। नाउ कमिंग टू इट्स पैथोफिजियोलॉजी, इसमें क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकॉइड सेक्रीशन को क्लियर करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट करता है, और इसके और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया। इसका मतलब ये होता है कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से स्पूटम क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, दिस इज अ जेनेटिक कंडीशन जिसकी वजह से स्पूटम क्लियर नहीं हो पाता। दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसमें जो स्पूटम है वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है। ठीक है, और इसके होने के और भी रीजंस है जो कि हो सकते हैं क्रॉनिक और सीवियर इन्फेक्शन की वजह से। तो इसमें पहले क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होने लगता है लंग के आर्किटेक्चर में। ठीक है, पर्टिकुलरली इलास्टिक फाइबर ऑफ ब्रोंकियाई, मतलब ब्रोंकियाई के जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उनका आर्किटेक्चर में डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, और सेकंड है कि ब्रोंकियल के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रोंकिएक्टाइटिस हो जाता है। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है ब्रोंकियल स्टीनोसिस, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल नैरोइंग, ब्रोंकियल का एबनॉर्मल नैरोइंग हो जाता है। और सेकंड होता है सेकेंडरी ट्रैक्शन फ्रॉम फाइब्रोसिस। ठीक है, जब फाइब्रोसिस हो जाता है तो उसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने लगता है। ट्रैक्शन का मतलब होता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है ब्रोंकियोल्स में, ये ब्रोंकियोल्स की पेरीफेरी को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब जब फाइब्रोसिस अपने एंड स्टेज पे पहुंच जाता है ना, तो उसके पेरीफेरी पे, ब्रोंकियल की पेरीफेरी पे कार्टिलेज सपोर्ट का लैक हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ bronchiectasis. So this was all about bronchiectasis, and thank you for watching this video, and please subscribe to my channel Learn Human Science. Okay, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी पढ़ना हो उन सबको आप शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।